नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपके अपने YouTube चैनल फैक्ट विद एसके पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे BSF SCRO के सिलेबस में फिजिक्स में जो हमारा चैप्टर चल रहा है लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम। उसके अंतर्गत मैंने न्यूटन का फर्स्ट नियम करा दिया था, संवेग करा दिया था, संवेग संरक्षण करा दिया था। आज हम पढ़ेंगे न्यूटन का द्वितीय नियम, तृतीय नियम, इम्पल्स जो आवेग होता है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना देरी के। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहो। ठीक है, ओके, शुरू करते हैं। देखिए न्यूटन का दूसरा नियम। फर्स्ट नियम मैंने करा दिया, किस पे आधारित था? फर्स्ट नियम जड़त्व पर आधारित होता है और क्या देता है वो? बल की परिभाषा देता है। द्वितीय नियम क्या देता है? बल का सूत्र देता है, बल का समीकरण देता है। तो देखो क्या है न्यूटन का द्वितीय नियम। न्यूटन का द्वितीय नियम, द्वितीय नियम इसको बोलेंगे गति का द्वितीय नियम। ठीक है, द्वितीय नियम, नियम सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन्स। ठीक है, द्वितीय नियम में न्यूटन ने क्या कहा? किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर जो उस वस्तु पर लगाए गए बल के बराबर या समानुपाती होती है। ठीक है, न्यूटन ने बोला था कि किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर, संवेग तो मैंने बता दिया क्या होता है, P बराबर mv, मास इंटू वेग। संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के बराबर होती है या समानुपाती होती है। तो लिख लो इसको, उसके बाद मैं बताता हूं आगे। न्यूटन के अनुसार किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है, ठीक है, यहीं से बल का सूत्र मिलेगा, बल का समीकरण मिलेगा। ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन मूवमेंट इज इक्वल टू डायरेक्ट प्रोपोर्शनली फोर्स। ठीक है, ये हो जाएगा, इसका इंग्लिश में पढ़ेंगे, रेट इन चेंज ऑफ मूवमेंट इज इक्वल टू फोर्स। ठीक है, न्यूटन के अनुसार किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। कहने सीधा सीधा बात है, संवेग में परिवर्तन की दर बराबर बल। ठीक है, ये न्यूटन का दूसरा नियम था। अब इसको हम सूत्र मिलता है तो सूत्र कैसे निकालते हैं देखिए। सूत्र निकालना बता देता हूं, ये एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन सूत्र देखो कैसे इसको न्यूटन का दूसरा नियम व्याख्या करते हैं हम। न्यूटन के दूसरे नियम, किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर, तो संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर बराबर बल। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं, ठीक है, अभी मैं निकाल के दिखाऊंगा, अगर ये दोनों बराबर हो जाते तो न्यूटन का दूसरा नियम ठीक है। ठीक है, मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा, अगर बराबर आ जाता है तो न्यूटन का दूसरा नियम ठीक है। ठीक है, ठीक तो है ही, लेकिन निकाल के दिखाता हूं मैं। संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग क्या होता है? P बराबर mv। क्या होता है? P बराबर mv। अब इसमें परिवर्तन निकालेंगे तो पहला संवेग वो दूसरा संवेग माइनस पहला संवेग। परिवर्तन का मतलब क्या होता है? चेंज इन मूवमेंट। परिवर्तन, जैसे कोई वस्तु 5 kg भाव में बिक रही है और वो 10 में बिकने लगी, तो कितने का परिवर्तन आ गया? 10 में से 5 घटा देते हैं तो 5 का परिवर्तन आया ना। ऐसे ही परिवर्तन निकालते हैं, तो ऐसे ही संवेग में परिवर्तन होता है। जैसे कोई वस्तु 5 रुपया केजी बिक रही है, कुछ दिन बाद या तुरंत 10 रुपया केजी हो गई, ठीक है, तो फिर उसमें परिवर्तन कितने का आया? 5 का ही आया ना। 5 बिक रही, अगर 7 की हो गई तो कितना का परिवर्तन आया? 2 का आया। तो
पीछे वाले में से फर्स्ट वाला घटाया ना हमने, तो इसी तरह से जैसे संवेग में परिवर्तन करेंगे तो P2 माइनस P1 कर देंगे। ठीक है, P2 माइनस P1 संवेग में परिवर्तन कैसे निकालेंगे, P2 माइनस P1। परिवर्तन की दर, दर का क्या मतलब होता है, परिवर्तन की दर, दर का मतलब होता है समय से भाग दे दो, t से भाग दे दो। ठीक है, ये हो गया P2 माइनस P1 अपॉन टी, संवेग में परिवर्तन की दर हो गई। ठीक है, कहीं कहीं आपको ऐसा भी लिखा मिल जाएगा डेल्टा P अपॉन ये डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो कहीं कंफ्यूज मत पड़ जाना, ये भी डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी, वो टी डेल्टा P का ही मतलब होता है परिवर्तन। ठीक, चलो हमें इसके जरिया से इसके द्वारा बल को लाना है। तो P बराबर क्या होता है, P बराबर mb, तो P2 है तो m2 लिख देंगे, m2b2। ठीक है, m1b1 अपॉन टी। ओके, ये हो गया। ठीक, यहां तक समझ में आ गया ना, m2b2 माइनस m1b1। ठीक, P1 का मान है और ये P2 का, P बराबर ही mb होता है ना, mb द्रव्यमान गुणा वेग, P होता है संवेग। ठीक है यार, इतना ध्यान रखना। अपॉन टी, टी कहां से आया, संवेग में परिवर्तन की दर, समय के साथ ही तो ये घटेगा बढ़ेगा जो कुछ होगा। ठीक है, तो समय परिवर्तन की दर टी आ गई। ठीक, टी लिख दिया। अब देखो m2 माइनस B2 माइनस m1b1। अब किसी वस्तु का संवेग, अब मान लीजिए संवेग है किसी का 5, वो 5 इंटू 5, पहला है 5, दूसरा हो गया 10। ठीक है, संवेग में होता क्या है, द्रव्यमान और होता है वेग। अब किसी का 50 केजी का वेग होगा, द्रव्यमान और वेग कितना होगा 5 का मान लीजिए, ये तो P1 मान लो। अब P2 क्या हो जाएगा, मान लीजिए 50 हो जाएगा इंटू B2 मान लीजिए 7 मान लीजिए, यहाँ 50 द्रव्यमान है। ठीक है, समझ में आया कुछ, कहने का मतलब ये है द्रव्यमान तो वो ही रहेगा किसी भी वस्तु का। अगर संवेग में द्रव्यमान, जैसे किसी कोई आदमी 50 केजी का है, वो पहले तो 20 मीटर पर सेकंड से भागा, फिर अगले बढ़ के 50 मीटर पर सेकंड से भाग गया, लेकिन वो द्रव्यमान तो वही रहेगा ना, 50 केजी रहेगा वो। ठीक है, द्रव्यमान चेंज नहीं होगा। ठीक है, संवेग में द्रव्यमान चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये हमेशा याद रख लेना, P बराबर mb होता है तो द्रव्यमान कांस्टेंट रहता है संवेग में, तो P इज प्रोपोर्शनल B हो जाता है। ठीक है, अगर वेग बढ़ेगा तभी संवेग बढ़ेगा। ठीक है, द्रव्यमान तो चेंज होता ही नहीं है। ठीक, ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कि संवेग में क्या नियत रहता है? द्रव्यमान ही रहेगा, द्रव्यमान नियत रहेगा, वेग तो चेंज होता रहता है। ठीक है, तो याद रख लेना। तो कोई आदमी 50 केजी का है, उसको चाहे 20 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ा दो, चाहे 50 केजी प्रति मीटर घंटा से दौड़ा दो, लेकिन उसका द्रव्यमान तो 50 केजी ही रहेगा। ठीक, तो मैं इस वजह से समझा रहा था कि m2b2 माइनस m1b1 है, तो m2 बराबर m1, मतलब एक ही कोई द्रव्यमान रह सकता है। ठीक है, मतलब यहाँ अलग अलग द्रव्यमान नहीं होगा, केवल m ही द्रव्यमान होगा। ठीक, तो यहाँ m लिख लेते हैं, m1 वो mb2 mb1 आया समझ में, अपॉन टी। कहने का मतलब ये मैंने द्रव्यमान बता दिया ना, द्रव्यमान चेंज नहीं होगा, तो हमने m1 बराबर m2 कर लिया। अब यहां से देखो m कॉमन ले लो, m कॉमन ले लिया तो b2 माइनस b1 अपॉन टी। ठीक है, ठीक, अब क्या होगा B2 माइनस B1, ये क्या है B2 माइनस B1, अभी P2 माइनस P1 था, अब ये आ गया B2 माइनस B1। इसको क्या बोल सकते हैं हम, B क्या है, वेग है ना, वेग। तो इसमें क्या हो रहा है, वेग में परिवर्तन हो रहा है। देखिए वेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन, B2 माइनस B1 समय के साथ हो रहा है परिवर्तन की दर। तो वेग परिवर्तन की दर क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण बोलते हैं ना, त्वरण, वेग परिवर्तन होता है त्वरण, वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण बोलते हैं। त्वरण बराबर वेग बट्टे समय ही तो होता है ना, वेग परिवर्तन बट्टे समय, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बट्टे
समय, तो ये तो वेग परिवर्तन तो हो रहा है बट समय हो गया। ठीक है, तो हम इस इतने को हम क्या लिख सकते हैं, त्वरण m इंटू ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये किसका सूत्र होता है, F बराबर m ए, द्रव्यमान गुणा त्वरण। इसको हम लिख सकते हैं द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक, ये निकल के आ गया F बराबर, तो F बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण आ गया। इसका मतलब न्यूटन का दूसरा नियम ठीक है। ठीक, ये आ गया, उतार लो उसको और समझ लो क्या है। देखिए, न्यूटन का द्वितीय नियम, गति का नियम, गति का दूसरा नियम है, न्यूटन के अनुसार किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। सीधा सीधा अगर ये नहीं समझ में आता है तो आपको ये लिख लो, संवेग, न्यूटन का दूसरा नियम होता है संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है। बस, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है। तो संवेग, यहां से मैंने निकाल दिया इसका फॉर्मूला, संवेग परिवर्तन की दर बराबर बल, ये तो न्यूटन बोल ही रहा है। ठीक है, तो संवेग परिवर्तन क्या होता है, P2 माइनस P1। ठीक है, P2 क्या हो जाएगा, M2 V2 माइनस M1 V1 अपॉन T, परिवर्तन की दर है T, तो M2 M लिख लिया। कहने का मतलब यह है M2 चाहे M2 हो या M1 हो, M ही रहेगा, क्योंकि द्रव्यमान चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो M V2 माइनस V1, V2 माइनस V1 अपॉन T होता है त्वरण, है त्वरण, एक्सीलरेशन बोलते हैं इसको। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं और संवेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं। और संवेग परिवर्तन की दर को बल बोलते हैं और वेग परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो द्रव्यमान गुणा त्वरण बराबर F आ गया। ठीक, न्यूटन का दूसरा नियम सिद्ध हो गया। चलो इसको थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं, उतार लो पहले इसको। इतने में बताता हूं, ठीक है। देखो क्या आया, F बराबर एम ए। ठीक है, न्यूटन के दूसरे नियम से क्या निकल के आएगा, बल का समीकरण या बल का सूत्र। ठीक, तो इसको चलो और कुछ करना चाहो तो लिख लो, इसका मात्रक लिख लेते हैं। मात्रक, मात्रक क्या होगा, वैसे लिखा तो दिया है मैं, मात्रक क्या होगा, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, केजी, इंटू त्वरण का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ये न्यूटन भी लिख सकते हैं, न्यूटन। ठीक है, इसको न्यूटन भी लिख सकते हैं या न्यूटन लिख दो या न्यूटन। ठीक है, ये तो मात्रक आ गया। अच्छा, ये तो हो गया एम के एस पद्धति में, एम के एस में। ठीक है, एम के एस में अगर हम सीजीएस में लिखूंगा तो क्या होता है, डाइन। ठीक है, डाइन, डाइन ये मैं लिखा चुका हूं। ठीक है, इस वजह से वैसे लिखा देता हूं। सीजीएस में क्या होता है, डाइन। अब एक डाइन, एक न्यूटन बराबर होता है 10 की पावर 5 डाइन। ठीक है, ये याद रख लो, ये पूछ लेता है कभी कभार एक नंबर में। ठीक, एक न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन। ठीक, अगर एक डाइन पूछे तो एक डाइन बराबर 10 की पावर -5 न्यूटन। ठीक है, ऐसे आ जाएगा, एक डाइन बराबर 10 की पावर -5 डाइन, वो न्यूटन। ठीक है, इसको उतार लो। हाँ, इसका बेमा लिख लो, बेमा, बेमा क्या हो जाएगी, बेमा डायरेक्ट लिख दो, द्रव्यमान की बेमा m, त्वरण की बेमा LT माइनस 2। ठीक है, ये बेमा लिख दो, बस इतना याद करो। अब देखिए न्यूटन का तृतीय नियम या गति का तृतीय नियम। ठीक है, फर्स्ट नियम मैंने पढ़ा दिया, दूसरा नियम पढ़ा दिया। फर्स्ट नियम क्या था, जड़त्व पर आधारित था। दूसरा नियम किस पे आधारित था, हैं, बल संवेग, संवेग परिवर्तन पे आधारित था। ठीक है, और तीसरा नियम किस पे है, एक्शन और रिएक्शन, मतलब क्रिया और प्रतिक्रिया। तो इसका क्या होगा, इसको लिखेंगे प्रत्येक क्रिया की
प्रतिक्रिया की सदैव प्रतिक्रिया की सदैव समान व विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, न्यूटन का तृतीय नियम है प्रत्येक क्रिया की सदैव समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, तो ये किस पे आधारित है? आधारित लिखेंगे, किस पे आधारित है? क्रिया प्रतिक्रिया। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया। ठीक है, इससे निकलता क्या है? क्या निकलता है इससे? बल की प्रकृति, नेचर ऑफ फोर्स, प्रकृति। ठीक है, बल की प्रकृति और दिशा। ठीक है, दो निकलते हैं। आधारित किस पे है? क्रिया प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन, और निकलता क्या है? बल की प्रकृति और दिशा। ठीक, ये मैं एक कोष्टक में लिखा दूंगा तीनों का, किस पे आधारित है और क्या निकलता है, ये पूछता है। ठीक है, तो प्रत्येक क्रिया की सदैव समान व विपरीत प्रतिक्रिया होती है, आधारित है क्रिया प्रतिक्रिया पर। निकलता क्या है इससे? बल की प्रकृति और दिशा। तो ये समझ में आया? कुछ नहीं आया? वो देखो, इसका ही मतलब ये होता है, अगर हम किसी को एक थप्पड़ मारेंगे तो वो हमको मारेगा नहीं है, वो भी हमको मारेगा। वो क्या हो गया? क्रिया और प्रतिक्रिया। लेकिन यहाँ महात्मा गांधी फेल हो जाते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी ने क्या बोला था कि किसी को एक थप्पड़ कोई अगर आपको एक थप्पड़ मारे तो आप दूसरा थप्पड़ कर दो, तो वहां क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होगी। ठीक है, आज के जमाने में क्रिया प्रतिक्रिया पक्का है। ठीक, तो क्या है? अगर कोई एक थप्पड़ मारता है तो वो दूसरा थप्पड़ मार देगा, वो वहां क्या हो गया? क्रिया प्रतिक्रिया। जैसे अगर हम किसी में दीवार में हाथ मारे तो दीवार भी हमारे ऊपर मारती है, जितना हम बल लगाएंगे तो दीवार भी हमारे ऊपर बल लगाती है। ठीक है, वो होता है क्रिया प्रतिक्रिया। अब जैसे किसी का अगर हम मान लीजिए चलते हैं, हम वैसे पैदल चलेंगे तो जमीन भी हमारे साथ क्रिया प्रतिक्रिया का नियम दोहराती है। ठीक है, जब तक वो प्रतिक्रिया नहीं करेगी जमीन तो हम चल नहीं पाएंगे। अब बालू में अगर चलेंगे, बालू में चलना क्यों कठिन होता है? बालू में चलना क्यों कठिन होता है? क्योंकि वो प्रतिक्रिया नहीं कर पाता, जितना हमें चाहिए उतना प्रतिक्रिया नहीं कर पाता। तब कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि बालू में चलना क्यों कठिन होता है, तो वहां लिखेंगे क्रिया प्रतिक्रिया बल, वो प्रतिक्रिया नहीं कर सकती। रेत, जो रेत होता है बालू रेत, वो प्रतिक्रिया नहीं कर सकती। ठीक है, ऐसे ही कई एग्जाम्पल होते हैं क्रिया प्रतिक्रिया के, जैसे चिड़ियों का उड़ना, रॉकेट का चलना। जैसे रॉकेट चलता है, रॉकेट को हम छोड़ेंगे तो क्या होगा? जब रॉकेट को छोड़ते हैं तो रॉकेट में जो बारूद भरा होता है तो वो ऊपर की तरफ ले जाता है, और रॉकेट का धुआं है वो नीचे की तरफ आता है। वो भी क्रिया प्रतिक्रिया नियम पर आधारित है। ठीक है, तो ऐसे कई एग्जाम्पल होंगे क्रिया प्रतिक्रिया के, मैं आगे और बता दूंगा क्वेश्चन जब कराऊंगा तो। ठीक, तो तृतीय नियम समझ में आ गया होगा। प्रत्येक क्रिया की सदैव समान व विपरीत प्रतिक्रिया होती है, आधारित क्रिया प्रतिक्रिया पर है। निकलता क्या है? बल की प्रकृति और दिशा। ठीक है, दिशा का क्या मतलब है? बल कौन सी साइड में लगेगा। ठीक है, वो सब निकलता है। ठीक, आगे मैं चलो बताता हूं, इसको उतार लो पहले। तो देखिए, क्रिया प्रतिक्रिया से कुछ में वो नोट हैं, दो नोट हैं, इसको लिख लीजिए। क्रिया प्रतिक्रिया मान में हमेशा बराबर लेकिन दिशा में विपरीत होती है। ये मैंने बताया था, किसी दीवार में या किसी अपने ही गाल पे, मान लीजिए अपने दीवार में थप्पड़ मारोगे, कुछ मारोगे, तो हमेशा मान में बराबर लेकिन दिशा विपरीत होती है। इसका मतलब ये है कि जो जितना बल हम क्रिया करेंगे, जितना हम बल हम लगाएंगे तो वो भी हमारे ऊपर उतना ही बल लगाएगा। तो बल का मान तो बराबर हो गया लेकिन दिशा विपरीत हो गई। हम इस साइड लगाएंगे, वो इस साइड लगाएगा। ठीक है, तो दिशा विपरीत हो जाती है और मान हमेशा बराबर होता है। कहने का मतलब यह है, क्रिया अगर न्यूटन के तृतीय नियम में क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है तो बल दोनों बराबर होंगे, दिशा उनकी विपरीत होगी। ठीक, अब दोनों बलों में किसी एक को क्रिया बल तथा दूसरे को प्रतिक्रिया बल मान लेते हैं। क्या है? दो बल लगेंगे, जैसे एक हमने क्रिया किया उसको क्रिया बल मान लिया, और उधर से प्रतिक्रिया हो रही है उसको प्रतिक्रिया बल मान लिया। ठीक है,
ये होता है क्रिया प्रतिक्रिया। इसके एग्जाम्पल हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनमें आगे जब क्वेश्चन कराऊंगा तो बहुत सारे हैं, वो लिखा दूंगा। ठीक है, ठीक है। अभी जो मैंने बता दे वो भी कुछ हैं। ठीक, जैसे पक्षियों का उड़ना, रॉकेट का चलना, रॉकेट का उड़ना, और पानी में तैरना, वो भी क्रिया प्रतिक्रिया बल के द्वारा होता है। ठीक है, और वह कोई सारे हैं। ठीक, चलो ये हो गया दूसरा तीसरा नियम। तो आगे कराता हूं, कुछ और टॉपिक है। ठीक है, बता लो इसको। इम्पल्स क्या होता है? आवेग, आवेग इम्पल्स बोलते हैं, IMPLUSE, इम्पल्स। ठीक है, इम्पल्स क्या होता है? देखिए, जब कोई बहुत बड़ा बल थोड़े समय के लिए लगे तो उस बल तथा समय के गुणनफल को इम्पल्स आवेग बोलते हैं। लिख लो पहले, जब कोई बहुत बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए लगे, थोड़े समय के लिए लगे तो उस बल तथा समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं। चलो, ये तो रहा किताबी भाषा। जब कोई बहुत बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए लगे तो उस बल तथा समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं। समझेंगे कैसे इसको? अब मान लीजिए मैं किसी कुल्हाड़ी से किसी पेड़ को काटता हूं, तो पहले तो बहुत तेज मारूंगा कुल्हाड़ी को पेड़ में तेज मारूंगा, तो मतलब कुल्हाड़ी थोड़ा ज्यादा बल है, ज्यादा बल से मारूंगा, और वहां जो लगेगी लकड़ी पर वो थोड़े समय के लिए लगी ना। तो कुल्हाड़ी से हम जो पेड़ को काटते हैं वो इम्पल्स के ही कारण कट जाता है। इम्पल्स जो होता है उसके कारण कटता है। अगर धीरे धीरे काटते रहो, धीरे 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 थोड़ा थोड़ा बल लगा के, तो कहाँ कटेगा? पूरे दिन में कट पाएगा। ठीक, इसी प्रकार कभी देखा होगा, कई बंदे देखे हैं आपने, 4-5 ईंट इकट्ठा कर देते हैं, ऐसे खड़क से तोड़ देते हैं उसको। ये भी इम्पल्स का उदाहरण है। ठीक है, अगर वो धीरे मारेगा तो कहाँ टूटेगी। ठीक है, तो ये कई एग्जाम्पल हैं इम्पल्स के। बहुत बड़ा बल थोड़े समय के लिए लगे, वो क्या होता है? इम्पल्स होता है। ठीक, बहुत बड़ा बल थोड़े समय के लिए लगे तो समय और बल के गुणनफल को इम्पल्स कहते हैं। समझ में आ गया होगा? चलो इसका सूत्र लिख लो। इसको आगे लिख लो, इसे जे से प्रकट करते हैं। ये है सदिश राशि है। ठीक है, सदिश राशि है। तो J बराबर F गुणा डेल्टा टी। डेल्टा टी क्यों लिखा? क्योंकि डेल्टा टी का मतलब छोटा, बिल्कुल छोटा, कम समय। ठीक है, डेल्टा टी बराबर है कम समय। ठीक, अब इसको एक और परिभाषा बन जाती है इसकी, कि संवेग में परिवर्तन को ही आवेग बोलते हैं। संवेग परिवर्तन की दर नहीं, यहाँ कंफ्यूज होने वाली बात है। संवेग में परिवर्तन की दर तो F होती है। संवेग में परिवर्तन की दर बराबर F मतलब बल, और संवेग में परिवर्तन बराबर आवेग होता है। ठीक, कैसे निकालता है? चलो निकाल के दिखाता हूं। J बराबर संवेग में परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, संवेग में परिवर्तन आ जाएगा, वो हमारा आवेग हो जाएगा। F बराबर क्या होता है? ma। ठीक है, इनटू इसको T लिख लो, m। A बराबर क्या होता है? A त्वरण क्या होता है? v2 माइनस v1। संवेग में परिवर्तन की दर होता है ना, वो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। A बराबर क्या होता है? त्वरण बराबर v2 माइनस v1 अपॉन t। मतलब वेग में परिवर्तन की दर ही त्वरण कहलाती है। ठीक है, तो हम यहां लिख देंगे
B2 माइनस B1 अपॉन टी आया होगा समझ में, इंटू टी, टी से टी कैंसिल, तो एम B2 माइनस B1, तो आगे आ जाएगा एम B2 माइनस एम B1। ठीक, तो आगे हम क्या लिखेंगे इसको, ये क्या लिख देंगे इसको, अगर लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, M2B2 माइनस M1 B1 के, को द्रव्यमान तो एक ही रहेगा, ठीक है, चेंज तो होगा ही नहीं, तो इसको हम P2 माइनस P1, ठीक है, P2 माइनस P1, तो क्या आ गया, संवेग में परिवर्तन आ गया, ये परिवर्तन की दर नहीं आई है, ठीक है, दर आ जाती तो टी आ जाता अपॉन में, नोट संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन को ही आवेग कहते हैं, आवेग कहते हैं, संवेग में परिवर्तन को ही आवेग कहते हैं। एक सेकंड, P2 माइनस P1 यहां J लिख सकते हैं हम, ठीक है, ठीक, J बराबर P2 माइनस P1, आया समझ में, ठीक है, J बराबर P2 माइनस P1, ठीक। संवेग में परिवर्तन तो होता है, संवेग में अगर परिवर्तन हो रहा है तो वो आवेग के बराबर है, ठीक है। अगर संवेग में परिवर्तन की दर, समय के साथ संवेग में परिवर्तन हो रहा है, संवेग में परिवर्तन की दर को बल बोलते हैं, और संवेग में परिवर्तन आवेग होता है, ठीक, ये हमेशा याद रख लेना, ये दो कंफ्यूज करने वाले पॉइंट हैं, ठीक है। आवेग समझ में आ गया। अब इसका कोई एग्जांपल होता है, मैं बताता हूं, अगर कोई खिलाड़ी है, गेंद को कैच कर रहा है, तो उसमें चोट किस कारण लगती है, चोट कैसे लगती है, चोट के लिए कौन सा बल या क्या कारण है उसका, जब चोट लगती है ना, वो आवेग के कारण लगती है। अगर चोट को कम करना है तो उसको संवेग को कम करना पड़ेगा, ठीक है। यहां से J बराबर P2 माइनस P1 है, मतलब J बढ़ेगा तो संवेग भी बढ़ेगा, J घटेगा तो P भी घटेगा, संवेग भी घटेगा, मतलब आवेग घटेगा तो संवेग भी घटेगा, आवेग बढ़ेगा तो संवेग भी बढ़ेगा, ठीक है। तो खिलाड़ी को, जब खिलाड़ी कैच करता है गेंद को, तो चोट किसके कारण लगती है, संवेग, वो आवेग के कारण। अगर चोट को कम करना है उसे, तो संवेग को कम करेगा, तभी तो पीछे गेंद खींचता है खिलाड़ी गेंद को। अगर ऐसे करे रहेगा तो आवेग तो बढ़ जाएगा, आवेग बढ़ जाएगा तो चोट भी लगेगी इसको। अगर पीछे खींचेगा तो संवेग कम करेगा, संवेग का मतलब अगर गेंद आ रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, गेंद ऐसे कैच कर रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो वो हाथ को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ले जाएगा, तो कितना परिवर्तन हुआ, 60 माइनस 20 40, तो 60 से तो 40 कम है ना, तो चोट नहीं लगेगी। अगर मान लीजिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंद आ रही है और उसने 80 से पीछे कर लिया, तो गेंद तो कहीं गिरेगी और वो कहीं गिरेगा, ठीक है। तो संवेग को है ना, आवेग कैच करता है खिलाड़ी तो वो संवेग कम करता है, अगर संवेग कम नहीं करेगा तो उसको चोट लग जाएगी, अगर संवेग कम करेगा तो आवेग जो है वो भी कम हो जाएगा, अगर संवेग को बढ़ाएगा तो आवेग भी बढ़ जाएगा, तो चोट और ज्यादा लगेगी। बस ये है एग्जाम्पल, ठीक है। कभी कभी परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि कैच करते समय खिलाड़ी हाथ को पीछे क्यों खींचता है, संवेग को कम करने के लिए, पहला ऑप्शन दे देगा चोट ना लगे इस वजह दे देगा, दूसरा बोल देगा, और कई वो दे देते हैं, तो संवेग को कम करने के लिए। अब दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, कैच करते समय खिलाड़ी को, गेंद को कैच करते समय खिलाड़ी को चोट क्यों लगती है, आवेग के कारण लगती है, ठीक है, समझ लेना इन क्वेश्चनों को, ठीक। तो ये समझ में आ गया होगा, चलो उतार लो इसको, ठीक। अब मैं कुछ नोट पॉइंट बताता हूं आपको, जो परीक्षा में उपयोग जो आने वाले क्वेश्चन हैं उनमें से। ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे, जो ये भी ठीक है, ठीक है, ये भी समझने वाली बात है। जो अब मैं एक नोट पॉइंट बताऊंगा, जो आप नोट करना, ठीक है, इसको भी नोट कर लेना, लेकिन जो याद रखने वाली बात है वो बताता हूं मैं। चलो,
देखिए न्यूटन का प्रथम नियम, ठीक है, ये नोट करने वाली बात है, नोट कर लेना, ठीक है। न्यूटन का प्रथम नियम आधारित किस पर है? जड़त्व पर। प्राप्त क्या होता है? बल की परिभाषा। ओके। न्यूटन का द्वितीय नियम किस पे आधारित है? संवेग परिवर्तन या संवेग संरक्षण पर। ठीक है। क्या प्राप्त होता है? बल का समीकरण। ठीक है। न्यूटन का तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया पर आधारित है। क्या प्राप्त होता है? बल की प्रकृति या दिशा। ठीक है। बल का समीकरण या बल का सूत्र कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, आया समझ में? ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन्हीं से क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभार। ठीक, पूछ लेगा न्यूटन का द्वितीय नियम किस पे आधारित है? संवेग संरक्षण पर। ठीक है, न्यूटन का द्वितीय नियम किस पे आधारित है? संवेग संरक्षण पर या संवेग में परिवर्तन की दर। बल का समीकरण प्राप्त होता है। न्यूटन का तृतीय नियम किस पे आधारित है? क्रिया प्रतिक्रिया पर। ठीक है, बल की प्रकृति या दिशा। ठीक, ये हो गया। अब एक और नोट करने वाली बात है कि संवेग में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर बराबर क्या होता है? बल। ठीक है, संवेग में परिवर्तन की दर बराबर बल होता है और संवेग में परिवर्तन बराबर आवेग। ठीक, ये है संवेग में परिवर्तन की दर बराबर बल और संवेग में परिवर्तन बराबर आवेग। हाँ, आवेग का थोड़ा सा कुछ रह गया था लिखने के लिए, वो कुछ उसका लिखाया नहीं मैंने। ठीक है, चलो यहाँ लिख लेना। ठीक, आवेग का जो कुछ थोड़ा सा छूट गया है। आवेग जे बराबर क्या था? क्या था? F इंटू टी, यही तो था। बल गुणा समय, तो इसका क्या लिखेंगे? मात्रक लिख लो पहले। मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक बराबर क्या हो जाएगा? बल का न्यूटन और समय का सेकंड। ठीक है, मात्रक तो ये हो गया। बेमा क्या हो जाएगी? बेमा लिख लो इसका। न्यूटन की क्या बेमा होती है? mL/t-2 इंटू टी। ठीक है, बराबर क्या बचेगा? mL/t-1। ठीक है, ये होगा ना बेमा, ये हो गई। ये लिख लेना उसको, जब उसकी परिभाषा के नीचे लिख लेना, ध्यान नहीं लिखवाने का। ठीक है, जे बराबर होता है F इंटू टी, मात्रक न्यूटन सेकंड, बेमा mL/t-2 इंटू टी, mL/t-1। अच्छा, आवेग की और संवेग की बेमा एक ही होती है। ठीक है, क्योंकि आवेग और संवेग एक ही बात है। आवेग बराबर संवेग में परिवर्तन। ठीक है, तो आवेग और संवेग दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, बेमा के क्षेत्र में। ठीक है, वैसे बराबर नहीं है, संवेग में परिवर्तन होगा तब आवेग होगा। ठीक है, बेमा दोनों की सेम होती है। ठीक है, बस आज के लिए बस इतना ही। तो देखते रहिए वीडियो, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहो। ओके, थैंक यू।